नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर के बारे में। आपसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में से जो कि वायरल फीवर से प्रभावित होंगे, या फिर हो सकता है इसके बारे में जानना चाहते हो। आपके आसपास कोई ना कोई इससे प्रभावित होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी मौसम में बदलाव होता है, या अगर आप देखेंगे गर्मी सर्दी जो है कहीं ना कहीं आ जा रही होती है, तब इस तरह की समस्याएं जो हैं ज़्यादा देखी जाती हैं। लेकिन असल कारण क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और कैसे इससे बच सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी मौजूद है, तमाम सवाल इनसे पूछेंगे। इस बीच अगर आपकी भी कोई क्यूरोसिटी है, अगर आपके भी कुछ सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं, तो फ़ोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। फ़ोन लाइन के ज़रिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए आप अपनी समस्या का समाधान भी पाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, आप देखिए, फिर शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। वायरल फीवर को अक्सर बहती या बंद नाक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण। बहुत सारे वायरस वायरल फीवर का कारण बन सकते हैं और हर एक का अपना ट्रांसमिशन का रास्ता होता है। वायरल फीवर का कारण बनने वाले कुछ सबसे आम वायरस हैं: इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया, एबोला वायरस, जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस। वायरल फीवर के निदान में क्लिनिकल इवैल्यूएशन और लेबोरेटरी टेस्ट का संयोजन शामिल होता है। एक डॉक्टर रोगी के लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री और शारीरिक परीक्षण को ध्यान में रखता है। संदिग्ध वायरस के आधार पर टेस्ट में ब्लड टेस्ट, थ्रोट स्वैब या रेस्पिरेटरी सैंपल शामिल हो सकते हैं। ये टेस्ट प्रभावी वायरस की मोनिका सिंह। तो ये रिपोर्ट आपने देखी वायरल फीवर से जुड़ी हुई। अब मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर नीरज त्रिपाठी हमारे से जुड़े हैं, जो कि आयुर्वेद आचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अनुराग भार्गव जुड़े, रिटायर्ड CMO नोएडा। डॉक्टर अमृत सिंह मथारू जुड़े हैं, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी। तो डॉक्टर अमृत से शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर अमृत, वायरल फीवर अगर हम देखें बहुत ही कॉमन है और जब भी मौसम में बदलाव होता है देखा जाता है, लेकिन हर दफ़ा अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ नए सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नहीं, सिम्टम्स मोर और लेस कॉमन वही रहते हैं जी। जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं वो रनिंग नोज, राइनाइटिस, स्नीजिंग, इससे स्टार्ट होता है। किसी से खांसी हो जाती है। अब H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस जो है उससे रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी का ही रहता है। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होते हैं उनमें लूज मोशन, डायरिया, ये काफ़ी कॉमन होता है। सिम्टम्स आर कंपेरेबल। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया सिम्टम्स अलग से, मेरा मतलब ये जैसे कि कई दफ़ा होता है, अभी कुछ समय से देखा जा रहा है, खांसी एक बार अगर किसी को हो जाती है तो बहुत लंबे समय तक वो बनी रहती है।
जबकि पहले इतना कॉमन ऐसा नहीं था। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है जो कि सभी की क्यूरोसिटी होगी, और वही क्यूरोसिटी मैं आपसे भी जानना चाह रही थी। हाँ, कुछ केसेस ऐसे आते हैं, बट उसमें से ज़रूरी नहीं हर कोई इन्फेक्शियस कॉज ही हो, मतलब वायरल कॉज ही हो। कईयों में एलर्जिक रिस्पॉन्स, जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है उस वजह से भी कई बार खांसी प्रोलॉन्ग हो जाती है। जी, डॉक्टर संजीव सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है इसमें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। संजीव जी, वायरल फीवर के बारे में डिस्कशन करें, आपकी क्या टिप्पणी होगी पहले? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको पहले तो ब्रीफली बताना चाहता हूँ व्हाट इज वायरल फीवर और क्या क्या कारण है इसके। तो देखिए, आजकल जो ये सीजन है इसमें काफ़ी पेशेंट ओपीडी में आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनको सोर थ्रोट हो रहा है, रनिंग नोज हो रही है। काफ़ी पेशेंट जो है हाई ग्रेड फीवर के साथ आते हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि उनको लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट में दर्द है, और साथ में वोमिटिंग भी होती है कुछ पेशेंट को। और कुछ पेशेंट जो हाई ग्रेड फीवर और चिल्स रेकर्स के साथ, पसीना स्वेटिंग के साथ आते हैं, और वो ये कंप्लेंट भी करते हैं कि उनको रैशेस भी हो रहे हैं बॉडी में। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ वायरल डिजीजेस जो आजकल इस मौसम में हो रही हैं, जैसा आपने कहा ड्यूरिंग चेंज ऑफ वेदर ये ज़्यादा देखा गया है। तो इसमें कुछ वायरस है जो थ्रोट को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करते हैं अफेक्ट। कुछ वायरस है जैसे डेंगू वायरस है, वो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट को अफेक्ट करेगा। आपको हेडेक होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, बॉडी एक होगा, जॉइंट में पेन होगा, और रैशेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लो प्लेटलेट। और अगर एडवांस स्टेज में डेंगू फीवर होता है तो उसमें आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, म्यूकोजल ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इसी तरह और भी वायरल, जैसे आपने चिकनगुनिया के बारे में बताया है आपने बिगनिंग में, और साथ में इन्फ्लुएंजा वायरस, और कुछ लोगों में बहुत ही कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, जो लोग अब्रॉड से ट्रैवल करके रिसेंटली आए हैं उनमें कोविड वायरस का इन्फेक्शन भी देखा गया है। तो ये कुछ मेन वायरस हैं जो आजकल हम लोग देखते हैं, और इसमें अधिकतर जो है वायरल थ्रोट इन्फेक्शन और डेंगू फीवर आजकल हम लोग ज़्यादा देखते हैं। जी डॉक्टर अनुराग, अगर हम जिक्र करें तो क्या आपको लगता है, आपके एक्सपीरियंस के आधार पे मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या अब इस तरह की जो वायरल फीवर की अगर देखें तो लोगों में टेंडेंसी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा केसेस एज़ कम्पेयर टू पहले के नज़र आते हैं, या फिर वैसे ही सेम? पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा ये वायरल फीवर होने लगा है। इसका कारण है पॉपुलेशन, और डेंसिटी ऑफ पीपल जो है वो इकट्ठी बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसकी वजह से हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डाउन हो जाता है। जैसे हर ऑफिस में जब वायरल फीवर फैलता है तो 2-3 लोग बीमार हो जाते हैं। जुडिशरी में अगर जज साहब को वायरल फीवर हो गया तो उस दिन जो केसेस लगे होते हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है क्योंकि वायरल फीवर अमूमन 5 दिन 7 दिन लेता है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वायरल फीवर कैसे ना फैले, उसको फैलने से कैसे बचाएं। फैलने से बचाने का वही एक मेजर तरीका जो है, जो कोविड में हम लोग फॉलो करते थे, वही है जब वायरल फीवर फैले उस समय मास्क ज़रूर लगा के रखें, और भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाएं, और जो पेशेंट है उसको ऑफिस या सड़क पे या भीड़ के बीच में ना जाने दें। वो अगर खुद को सेग्रीगेट कर लेता है तो वायरल फीवर फैलना कम हो जाएगा। वायरल फीवर के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस समय ये वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और इसके लिए सफाई रखना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सफाई सिर्फ अपने घर से नहीं होगी, अपने घर की अगर सफाई कर लेते हैं तो बाहर के 1 किलोमीटर के अंदर के एरिया में जो भी गंदगी होगी, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे वो सब होगा। तो पूरा इलाका, मोहल्ला, सभी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग को प्रयासरत रहना चाहिए। जी डॉक्टर नीरज, अगर हम देखें बुखार, नॉर्मली हम घर में पैरासीटामोल का यूज़ कर लेते हैं बुखार को सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो कौन सा मोमेंट रहना चाहिए जब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि हमें बुखार है लेकिन अब हमें घर पे इलाज नहीं करना है? आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है, जब पेशेंट फीवर के साथ आता है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले एक बहुत छोटी सी गलती करके आता है। मोस्ट प्रॉब्ली आजकल यूज टू है कि ज़रा सा बुखार हुआ तो पैरासीटामोल खा लिया,
तो हमें एक चीज़ पता है कि वायरल जब भी फीवर आता है, कोई भी डिसीज़ होती है, तो उसके दो सिस्टम होता है। एक होता है पूर्व रूप, प्रोड्रोमल साइन आते हैं, और उसके बाद जब वो प्रेजेंट करता है तो उसके सारे सिम्टम्स देखते हैं। तो कभी भी कोई भी बॉडी में अगर फीवर आ रहा है, तो अगर आप उसको अर्ली स्टेज डिटेक्शन होता है, जनरली ये हमें लोगों को पता होना चाहिए, जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए कि इसको हम अगर पता करके और हम इस समय ही ट्रीट कर लेते हैं तो वो इमिडिएटली रुक जाता है। वायरस की खास बात है कि वो एक टाइम पीरियड उसको चाहिए होता है। अगर उस बीच में आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो वायरस को वहाँ रोका जा सकता है। अब जैसे पेशेंट को 1-2 दिन से हल्का सा सिंपल बॉडी में, जैसे फीवर का हमारे यहाँ बताएगा कि संताप, सिरसा मनसा, मतलब हर बॉडी में हल्का सा अंग मर्द होगा, हर पैरों में दर्द होगा, सर दर्द होने लगेगा, भी कई दफा कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं, हाँ पैरों में दर्द होगा, चेस्ट में पेन होने लगेगा, इस तरह की छोटी या हल्का हेडेक फील होगा। तो उस समय क्या होता है कि जनरल सोचते हैं कि अरे ऐसे थकावट हो गई और ऐसा हो गया, ठीक हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन परसिस्ट करती है, यानी कि आज सुबह हुआ है और शाम तक आपको कुछ लगता है, नेक्स्ट डे ऐसा लग रहा है, तो इसके मतलब ये सिम्टम हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो किसी की वीक इम्यूनिटी है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, वायरल फीवर की बात कर रहा हूँ केवल, अगर वायरल फीवर है, और अगर इम्यूनिटी ठीक है उसकी तो वो क्या करता है, सबसाइड हो जाता है। जैसे किसी के घर में एक को फीवर है तो ऐसा नहीं कि सभी को हो जाता है, या किसी ऑफिस में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एक को हुआ तो सबको नहीं हुआ, जबकि हो सकता है मैक्सिमम लोग कांटेक्ट में आए हों। तो होता क्या है, यहाँ पे एक हमारा बॉडी सिस्टम है जो कि इसके खिलाफ फाइट करता है, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अब क्या है कि जो वायरस है हमारी बॉडी में इंटर किया, और जैसे कि राइनाइटिस हो रही, मान लिया आपको रनिंग नोज हो रहा है और कफ कोल्ड आ रहा है, उस समय फीवर लग रहा है, तो हमें ये पता है कि कफ कोल्ड से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये वायरल। दूसरा क्या है, इससे बताया लूज मोशन हो रहा है, तो वो पेट वाले वायरस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से पेट खराब हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में हम अगर शुरुआत में ही इसको रोकना चाहेंगे तो हमारे पास में क्या है, जैसे कि घरों में ही देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, हल्दी का दूध पी लेते हैं, बहुत कॉमन था, लोग यूज करते हैं। अगर हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो बहुत पब्लिक में अभी भी लोग कहते हैं शाम को पी के सो जाओ। तो अगर ये वायरस है, अब इसमें क्या है, ये प्रूवन है कि ये सब एंटीवायरल इफेक्ट रखते हैं, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रखते हैं। इसमें तुलसी है, गुड़ और हमारे सौंठ है, इनको अगर मिला के रात को ले लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो एक तो ये जो प्रोड्रोमल साइन है बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या होता है, जब फीवर होता है तो लोग इग्नोरेंस करके पहला पैरासीटामोल खा लेंगे, बहुत कॉमन फिक्स है, पैरासीटामोल खा लिया, फीवर भले 99 ही हो, लगा हाथ पैरों में दर्द है, खा लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है, यहाँ पे उनको ये नहीं करके, उससे क्या होता है, हमें पता चलता है फीवर है किस तरह का। आप अगर फीवर जब तक 100 के ऊपर नहीं जाता है उस समय तक नहीं लेंगे, तो अगर वो फीवर है और सीवियर हेडेक के साथ आ रहा है, पूरा हाथ पैर दर्द हो रहा है, फीवर एकदम तेज का चढ़ रहा है, तो वायरल हो सकता है। अगर नेक स्टिफनेस हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, हाथ पैरों में दर्द है, ऐसे कोई सिम्टम ज़्यादा लेके साथ आ रहा है, तो डेंगू फीवर हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा, जैसे पेशेंट बोलता है जैसा लग रहा है किसी ने लट मार दिया या घुटना टूट गया, ऐसी कंडीशन बता रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो वो चिकनगुनिया हो सकता है। अभी इनमें बिल्कुल ट्रीटमेंट पैटर्न डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट हैं। तो मेरे हिसाब से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको फीवर हो रहा है तो इमीडिएटली उस पर ऐसा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, उसको घर पे जैसे आपको ये सिम्टम लग रहे हैं, अगर उस समय आप गार्गल कर लेते हैं, नमक के पानी से कर लेते हैं, हल्दी का पानी यूज कर सकते हैं, और तो इससे क्या होता है कि जो कि वायरल लोड होगा थोड़ा सा कम हो जाए। जब भी वायरल अपनी बॉडी में एक लिमिट से ज़्यादा वायरल एक्टिविटी करता है तब हमारे सिम्टम जनरेट होते हैं। तो हम उस चीज़ पे उसको चेक करने की कोशिश करेंगे, तो हम इस चीज़ को बहुत इजीली अर्ली स्टेज पे कंट्रोल कर पाएंगे और उनमें डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि ये फीवर इस तरह का है, ये वो चीज़ नहीं है। मतलब हमारे जो चिकनगुनिया है, डेंगू है, या सिंपल कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो वहाँ पे उसके बाद में आप अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तब डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी डॉक्टर अमृत, जैसे कई दफ़ा हम देखते हैं कि अगर रनिंग नोज़ है तो ये माना जाता है लोगों के बीच में नॉर्मली कि अगर रनिंग नोज़ है तो आपका इन्फेक्शन दूसरे को फैलेगा, क्योंकि हो सकता है आपने छींक दिया और वो आपके जो भी चीज़ें हैं वो दूसरी जगह पर स्प्रेड हो गई हैं। ऐसी खांसी के केस में बोलते हैं। लेकिन क्या अगर आपको सिर्फ बुखार है तो ये भी इन्फेक्शस है, ये भी दूसरे लोगों को फैल सकता है? हाँ, देखिए एक चीज़ हो जाती है, जो ट्रांसमिशन फेज़ है किसी किसी केसेस में प्रोड्रोम जो है उसमें भी स्टार्ट हो जाता है। तो जब खांसी और वो नहीं है, खांसी में क्या है, जो ड्रॉपलेट्स फैलते हैं उससे फैलने का होता है। अगर वो उतना ज़्यादा नहीं है तो नहीं फैलेगा,
लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई भी उसमें सलाइवा में या किसी भी तरह से वो फैलेगा तो उससे वो इन्फेक्शन हो सकता है। इनिशियली अगर खांसी और ये ज़्यादा नहीं है तो वो नहीं फैलेगा, जैसे ही खांसी और छींकना होगा तो उससे ड्रॉपलेट होंगे, उससे वो फैलेगा। कुछ वायरसेस फोमाइट बॉर्न भी होते हैं। फोमाइट बॉर्न मतलब ये आपके जो सर्फेसेस हैं नॉन लिविंग एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपका पेन हो गया, टेबल हो गया, फ़ोन हो गया, उस पर वो रह जाते हैं, उसके थ्रू भी वो फिर फैल सकते हैं। तो ऐसे में कफिंग और स्नीजिंग कोई ज़रूरी नहीं है। जी डॉक्टर संजीव, एलोपैथी के लिहाज से आप क्या सजेस्ट करेंगे, कब पैरासीटामोल लेनी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली हम कहीं भी अगर डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर भी हमें बुखार के लिए पैरासीटामोल ही जो है सजेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए आजकल जो है ना एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का टाइम है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले तो आप अपने डॉक्टर से, जो भी नियर बाय डॉक्टर हैं, उससे कांटेक्ट करिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप ट्रीटमेंट लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, रनिंग नोज है, थ्रोट में इरिटेशन है, कफ भी कर रहे हैं आप, तो अब आपको कंफर्म ट्रीटमेंट देने से पहले मैं थ्रोट स्वैब करना चाहूँ। थ्रोट स्वैब करने के लिए मैं इन्फ्लुएंजा का टेस्ट भी भेजूंगा और अगर आपकी हिस्ट्री है ट्रैवल की तो मैं कोविड टेस्ट भी भेजना चाहूँ, और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा आता है, आपको अंडरलाइंग कोमॉर्बिड डिजीज है, जैसे आप डायबिटिक भी हैं, आपको अंडरलाइंग आपकी एज मोर देन 60 ईयर्स है और आपको साथ में कॉरोनरी आर्टरीज या और कोमॉर्बिड डिजीज हैं, तो उस स्टेज में हम उसको बिना ट्रीट करे हुए नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस पेशेंट को फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ साथ निमोनिया भी हो सकती है। तो हम पहले जैसे ही आएंगे डिटेल में हिस्ट्री लेंगे। अगर डाउट है कि इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो मैं थ्रोट स्वैब करके H1N1 या H3N2 वेरिएंट देखना चाहूँगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको ट्रीटमेंट देना चाहेंगे, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसको एक्सरे भी करना चाहेंगे। तो देखिए ये आजकल एवरीथिंग डायग्नोस्टिक है और एविडेंस बेस्ड है, उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कॉमन वायरल फीवर है जिसमें थ्रोट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कफ नहीं हो रहा है, केवल आपको बॉडी एक है और हेडेक हो रहा है, तो हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहेंगे। कहेंगे आप घर पर ही रहकर रेस्ट करिए, हाइड्रेशन करिए, पेन अगर हो रहा है या फीवर हाई ग्रेड हो रहा है तो पैरासीटामोल लीजिए, और साथ में हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, सीजनल फ्रूट्स लीजिए। तो इस तरह से हम एडवाइस करते हैं। और अगर डेंगू फीवर है, किसी को हाई ग्रेड फीवर है और चिल्स के साथ बॉडी है, रैशेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है, जैसे आजकल काफ़ी डेंगू फीवर हो रहा है, तो उसको हम अगर फर्स्ट 5 डेज की हिस्ट्री है, पेशेंट आता है, तो मैं NS1 करना चाहूँगा और कंफर्म करना चाहूँगा। अगर 5 डेज हो गए तो डेंगू ICM करके कंफर्म करना चाहेंगे, क्योंकि हम उसको बिना ट्रीटमेंट के नहीं छोड़ सकते हैं कि एक समय के बाद प्लेटलेट कम होने लगते हैं, और काफ़ी लोगों में ये भी देखा गया है कि प्लेटलेट की लिमिट 20,000 से कम हो जाती है, तो देयर आर रिस्क फॉर ब्लीडिंग। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सिम्टम्स के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी करके कंफर्म करके उस बीमारी को ट्रीट करना चाहिए। जी डॉक्टर अनुराग, जैसे कि अब यहाँ पे बुखार का जिक्र हुआ, कई दफ़ा गले में खराश होती है, तो लोगों को ये लगता है कि तबीयत ख़राब होने से पहले अगर हम मॉन्टी एलएलसी टाइप कोई टैबलेट अगर ले लेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है आपकी वो सप्रेस हो जाएगी। तो क्या वाकई में वो प्रॉब्लम सब कुछ टाइम के लिए सप्रेस होती है? ऐसा हो सकता है कि वो बाद में उभर कर बाहर आ जाए, तो हमें वो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए बीमारी क्या है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारी क्या है ये पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपके उससे काफ़ी कुछ राहत मिल जाएगी आपको, लेकिन अगर वायरल फीवर है या वायरल इन्फेक्शन है गले में भी, तो भी वो उससे कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मरीज़ का हाइड्रेशन मेंटेन किया जाए, न्यूट्रिशन मेंटेन किया जाए। मरीज़ का टेस्ट फ़र्क हो जाता है तो वो खाना कम खाता है, मरीज़ को जो है पसीना जो होता है वो फ़र्क तरीके से स्मेलिंग हो जाता है, आँखों में जलन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो होती हैं, तो इनको देख के और ध्यान रख के और टेम्परेचर मेंटेन देखना पड़ेगा। और अगर 1 से ज़्यादा बुखार है तो पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत है।
1 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो ठंडे पानी की पट्टी भी ज़रूर रखनी चाहिए। जी डॉक्टर नीरज, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने ठंडे पानी की पट्टी का जिक्र किया, तो क्या ये भी मुमकिन है कि अगर आप मेडिसिन अगर आप नहीं लेते, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेडिसिन से बचते हैं, सो इस तरीके के उपचार करके आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं फीवर को, टेम्परेचर आपका जो है वो गिर सकता है? जी, इसमें क्या है, जो बात है कि टेम्परेचर जब भी 101 से ज़्यादा जाता है या 100 तक, हमने बताया कि 100 के बाद लोग मतलब एडवाइस होता है कि ले लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या आता है, कुछ लोग अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे किसी को लिवर डिसफंक्शन है या उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो ऐसे केसेस में जनरली लोग पैरासीटामॉल या कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं जो कि ना लें। तो ये बहुत अच्छा है कि पहले से कि जो आप पट्टी करके भी उसको कम कर सकते हैं, आप पूरी बॉडी पट्टी लेकिन अगर मौसम ठंड का है तो क्या उस टाइम पे भी हम ये ठंडी पट्टियां रखेंगे? बिल्कुल कर ऐसा सकते तो नहीं हैं कि उस वक्त हमें उल्टा रिएक्शन देखने को मिले? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए अगर ठंडा, पहली बार तो खुला छोड़ देना चाहिए बॉडी को। दूसरा क्या है, जो टॉवल होती है ना, उसको पूरा भिगो के पूरी बॉडी को पोंछना चाहिए। तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर जनरली एक डाउन होता है। कई बार क्या होता है, पैरासीटामॉल या ऐसी दवाएँ खाने के बाद भी बुखार कम ही नहीं होता है। क्योंकि वायरल फीवर का सिम्टम यही है कि फीवर बहुत हाई ग्रेड आता है। शुरुआत स्टेज में आप उसको जब ट्रीट करते हैं तो वो रुक जाता है या उसको उसी पर मेंटेन हो जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो ऐसे में पट्टी कर सकते हैं। दूसरा कि जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, उसके बाद में हम कर सकते हैं या नहीं, तो ठंडियों में भी कर सकते हैं। जब उसका टेम्परेचर मतलब नॉर्मल हो जाए या डाउन हो जाए तो उसके बाद में फिर से वो अपना कपड़े पहन के, ठंडी का मौसम हो प्लस अगर जुकाम की भी स्थिति हो, क्योंकि जुकाम में नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं कि ठंडी चीज़ें खानी भी नहीं है, सो उस टाइम पे ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट होता है कि हमें ऐसा करना है या नहीं करना है। सो इसके लिए एक्चुअली बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। नहीं, ठंडी खानी चीज़ नहीं है, उसका मतलब अलग है। और दूसरा क्या है कि बॉडी के ऊपर टेम्परेचर, देखो पूरी बॉडी टेम्परेचर जब होता है तो वो हीट हमारी बॉडी क्या आता है, वो हीट को डिस्पर्स करती है, जल्दी से उसको ठंडा करने में करती है। जो ठंडी चीज़ें खाने का मतलब वो होता है कि वो चीज़ें जो हमारे गले को जल्दी से ख़राब करती हैं। जैसे कि फ्रिज से निकला हुआ, आपको कभी कफ कोल्ड ज़्यादा हो, अभी उस समय आप जैसे कभी केला खाएं तो देखिए गला आपको इरिटेशन लगेगा ठंडी, और ऐसे फ्रिज से कोई आइसक्रीम खा लिया, निकली हुई चीज़ें खा लिया, तो वो क्या करती हैं, वो इरिटेट करती हैं, वो गले को ठंडा कर सकती हैं। लेकिन जो ये ठंडा बॉडी में अगर कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है तो वो उस चीज़ को इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। आप उसको पट्टी तब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अगर जब हमारा टेम्परेचर कभी 104-5 से ज़्यादा होता है तो हमारे टिश्यूज़ को भी डैमेज करता है। एक हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट होता है कि उस पर अच्छे से सारे काम करते हैं, तो ब्रेन में से प्रलाप ज़्यादा बोलने लगेगा, उल्टा सीधा बोलता है। 4-5 के टेम्परेचर तो बच्चे में अच्छा कॉमन मिलता है, तो उनमें आप करते हैं तो कोई इशू नहीं होगा आपको। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से ठंड लग जाएगी। ठंड तब भी जैसे पसलियों में पेन होना, लोअर टैक इन्फेक्शन हो गया, तो शुरुआत में क्या करें, आप मैनेज करते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। कि जब भी आपको कुछ करना है तो पहले या तो उसको डायग्नोस हो जाने दीजिए। टेम्परेचर ज़्यादा, गलती क्या करते हैं, गलती ये पहले आज खा लिया, बुखार उतर गया। जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा डॉक्टर साहब से कि मॉन्टेल्यूकास्ट खा लिया, तो अब क्या है, वो उस समय आपको सिम्टम में रिलीफ मिल जाता है, पैरा बुखार उतर गया। लेकिन जो वायरस है वो अपनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, या बैक्टीरिया है वो अपनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, वो अंदर अंदर चलता रहेगा। इसी तरह टाइफाइड वाले जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक गोली खाया, बुखार उतर गया, नेक्स्ट डे काम पे गए, फिर इस तरह से हफ्तों 10 दिन काट दिया। उस बीच में क्या होता है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाते हैं, फिर उनको मैनेज करना दिक्कत होता है। अगर वायरल फीवर बहुत आसान है, अगर शुरुआत स्टेज में सही से डायग्नोस होता है, सही से आप प्रॉपर मैनेज करते हैं, इमीडिएटली मेडिकेशन नहीं करते हैं, जैसे कि आज हुआ, हल्की सी दर्द हुई, खा लिया, तो कल तक वेट कर लीजिए ना कि बुखार कितना आएगा। बहुत ज़्यादा 104 आ रहा है तो डॉक्टर से मिलिए, हल्का फुल्का है तो अपने आप से मैनेज हो जाती है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है तो इशू नहीं आए ज़्यादा बड़ा। जी चलिए, चर्चा हमारी जारी रहेगी। इस बीच अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हेल्दी इंडिया में, और आज हम बात कर रहे हैं वायरल फीवर के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से ये वायरल फीवर जो है हो जाते हैं। तो अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं जो कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डॉक्टर संजीव का रुख कर लेते। डॉक्टर संजीव, अगर हम देखिए कोविड के बाद कहीं ना कहीं सिनारियों में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। अगर बुखार हो भी रहा है, वायरल हो भी रहा है, तो वो भी काफ़ी इसके सिम्टम्स जो बहुत एग्जैजरेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र नज़र आ रहे हैं। नहीं, देखिए कोई भी फीवर है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या डेंगू फीवर है, तो
रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, जो कॉमन वायरस हम लोग देखते हैं इंडिया में, इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिल वायरस है और वायरस है, बट मोस्ट कॉमन जो इस सीजन में हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सिंसिल वायरस देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को थ्रोट होगा, ड्राई कफ होगा, हेडेक होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा एंड नेजल डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह के फीवर्स जनरली जो है 5 to 7 डेज तक परसिस्ट करते हैं, बट कुछ लोगों में ये देखा गया है जिनकी इम्यूनिटी लो है या इनको कोमॉर्बिडिटी स्टेज है, डायबिटीज़ है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है और कैंसर के पेशेंट हैं, इन पेशेंट्स में या बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनमें ये देखा गया है कि आपका खांसी और ये सिम्टम्स जो हैं नेजल डिस्चार्ज, फीवर, ये परसिस्ट कर सकते हैं 10 डेज या बियॉन्ड उसके भी परसिस्ट कर सकते हैं। तो इसका कारण ये देखा गया है कि जब वायरल फीवर होता है तो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण इरिटेशन होता है, कुछ लोगों में ब्रोंकोस्पाज्म भी हो जाता है और आपको ड्राई कफ रहता है। तो ये चीज़ है। और कुछ लोगों में अगर इम्यूनिटी कम है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या मिक्स इन्फेक्शन भी हो सकता है, निमोनिया हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट को फीवर प्रोलॉन्ग हो जाता है और एंटीवायरल के साथ एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ सकती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े बहराइच से, रजत शर्मा जी। रजत जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। रजत जी, संपर्क हमारा टूट गया, फिर से कोशिश कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। डॉक्टर अमृत का मैं रुख कर लेती। डॉक्टर अमृत, वो क्या सिचुएशन हो, वो क्या कंडीशन हो, वो ट्रिगर पॉइंट क्या हो जब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हॉस्पिटलाइज्ड होना है? हो सकता है हम घर में हैं, हम अपना इलाज कर रहे हैं, हालांकि लगातार आप लोग मना कर रहे हैं कि अपना इलाज खुद ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, लेकिन फिर भी वो कौन सी सिचुएशन है कि समझना ज़रूरी हो गया, आप अवॉइड नहीं कर सकते आप? देखिए, कॉमनली पैरासीटामोल तो घर में लोग यूज़ करते रहते हैं, लेकिन पैरासीटामोल लेने के बावजूद भी अगर हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, हाई ग्रेड यानी कि 102 से 103, 104 अगर रह रहा है, तो ये एक इंडिकेशन हो जाता है। फिर अगर पेशेंट ओरली खा ही नहीं पा रहा है, अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, अगर पेशेंट कहता है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, कोविड के बाद ऑलमोस्ट हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर आ गए हैं, अगर सैचुरेशन 90% से कम हो रहा है तो तुरंत जाना है हॉस्पिटल, अगर चक्कर आ रहे हैं तो हॉस्पिटल जाना है, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि तेज़ बुखार में कई बार इधर उधर की बातें करने लगते हैं तो भी जाना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ। जी, रजत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से। रजत जी, सवाल पूछिए अपना। रजत जी, आपका फोन कनेक्ट हो गया, अपना सवाल पूछिए। आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। जी जी, क्या इसमें क्या चल रहा है? सर, क्या आप पूछना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? चलिए, फिलहाल हम वायरल फीवर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसी से जुड़ी अगर आपके कुछ सवाल हैं, जिज्ञासा है, तो आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर नीरज, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम मेडिसिन खा रहे हैं, डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की है, हमें वायरल फीवर हुआ है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, दवाई हम खा रहे हैं, हमें आराम लगा, हमने दवाई बीच में छोड़ दी, उसके बाद वो दवाई हमने छोड़ी लेकिन वो जो सिम्टम्स हैं वो फिर लौट आते हैं। जी, इसमें ऐसा होता है कि हर चीज़ का, जैसे बताया कि पहले वायरस आता है, धीरे धीरे वो एग्रीवेट अपना ग्रो करता है, उसके बाद में फिर क्या होती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और उसको धीरे धीरे वो सप्रेस होता है। तो एक हर चीज़ का एक लाइफ स्पान होता है कि कितने दिन चलेगा। तो होता क्या है, इस बीच में अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, किसी को मान लिया वायरल फीवर था, उसके बाद चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहे हैं, इस तरह के निमोनिया टाइप का हो गया है, तो फिर उस केस में आपका ट्रीटमेंट लंबा चलना होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी पसली में पेन हो रहा था और 2-3 दिन ट्रीटमेंट किया, बुखार उतर गया, ठीक है, और उसके बाद में उसने ड्रॉप आउट कर दिया। तो जब तक आप बुखार ट्रीटमेंट लेते हैं तो बुखार तो उतर जाता है, आप हेल्दी फील करते हैं, उसके बाद वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें क्या है, जो कॉमन कफ एंड कोल्ड हैं, अगर ये देखें तो 3 से 5 या मैक्सिमम 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे किसी को डेंगू पॉजिटिव आ गया है तो कम से कम 7 दिन का जो टाइम होता है वो एक क्रूशियल टाइम होता है। उसमें
आप पूरा उसका टाइम लेके अगर किसी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है और बोला है कि तो 7 दिन के बाद आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से जब फीवर आपका हल्का फुल्का आता है, जैसे अभी वायरल फीवर की बात चल रही, लेकिन इसमें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग क्या करते हैं जो बीच में मेडिकेशन तोड़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि सारे फीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन जो टाइफाइड फीवर होता है वो हल्का हल्का फीवर आता है, 99 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 101, 2 ऐसे बढ़ता है, और फिर जब उतरता है तो वो भी वो 99 होकर धीरे तक उतरता है। तो उसको 7 से 10 दिन तक लग जाते हैं ट्रीट करने में। तो होता है कि आप किसी पेशेंट ने 5 दिन 7 दिन ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद में छोड़ दिया, डॉक्टर ने जनरली खुद ही मना करते हैं कि आप ले लेना, अगर आप इसके बाद में सारे सिम्टम ठीक हो जाते तो आप इसे बंद कर दीजिएगा। लेकिन अगर किसी की टंग कोटेड हो रही है, ऐसी चीज़ें हैं, पता, ये सब देखने से पता चलता है, और वो फिर से आप क्लियर आउट, जब भी आप टाइफाइड का ट्रीटमेंट करेंगे और वो ठीक होने लगे तो टंग कोटेड हट जाती है, तब जाके ट्रीटमेंट बंद करते हैं। तो इसमें लगभग 7 से 10 दिन लग जाते हैं पूरे। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ट्रीटमेंट को बीच में ना छोड़ें। छोटा मोटा जैसे सिंपल वायरस है, हमने बताएं, जो डॉक्टर साहब सब ने सिम्टम बताएं, अगर ऐसे लगते हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको फॉलो करें, लेकिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो या 10 दिन लगना है किसी ने बताया है, उसको पूरा फॉलो करें, बीच में ना छोड़ें। बीच में छोड़ने से वो क्या होता है, रिकरेंस होता है, रिलैप्स होता है, और वो फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। जी डॉक्टर अनुराग, जैसे कि अभी हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं मौसम में बहुत बदलाव हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। सितंबर का अगर हम देखेंगे मिड सितंबर आ गया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो क्या आप मानते हैं कि तमाम ये फैक्टर्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है जिस वजह से अगर हम देखेंगे कि लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, अलग अलग तरह के वायरस निकल कर सामने आ रहे हैं? कि वायरस अलग अलग तरीके के निकल के नहीं आ रहे हैं, वो तो पहले से थे, और वो इस समय इन्फेक्टिविटी उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, ये वायरस के लिए थोड़ा फेवरेबल होता है। और इस समय क्योंकि कई जगह बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ की वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी घट जाती है इस समय, लोगों को खाना साफ़ नहीं मिलता है, घरों में पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से मलेरिया फाइलेरिया वगैरह बहुत फैलने लगते हैं। इसी तरीके से और सारी टाइफाइड बहुत ज़्यादा इस समय कॉमन हो जाता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इनके वायरल फीवर को अगर अनट्रीटेड या बिल्कुल जिन लोगों को मान लीजिए किडनी डिसीज़ेज़ हैं, लिवर डिसीज़ेज़ हैं, और प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट करता है। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, जैसे निमोनिया भी हो सकता है, आपके किडनी डिसीज़ेज़ को फ्लेयर अप कर सकता है, किडनी फेल कर सकता है, लिवर फेलियर भी हो जाता है, और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो आदमी को झटके भी आ सकते हैं, ख़ास तौर से जब बच्चों का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उनको झटके आ जाते हैं जी। इसी तरीके से ये सब बहुत ध्यान रखने की चीज़ें हैं और वॉच करने की चीज़ें हैं, ये अपने आप ठीक हो जाती हैं जी। और अगर ठीक नहीं हो रही हैं तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हॉस्पिटलाइज कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ पंचकुला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस वायरल सीजन में आप जब वायरल हो जाए उसके बाद तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन सीनियर सिटीजन जो 75 के ऊपर हैं उनको एज ए प्रिकॉशन पहले इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या लेना चाहिए? जी डॉक्टर संजीव। हाँ ठीक, थैंक यू। अभी देखिए जैसे वायरल फीवर होता है तो हम लोग एनुअल वैक्सीन देते हैं, जितने सीनियर मोर देन 60 ईयर्स हैं या जिनको कोमॉर्बिड डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, सीकेडी है, तो इन लोगों को हम एनुअल बेस पे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं या फ्लू शॉट्स कहते हैं जिससे, तो वो एक तो लेना चाहिए प्रिवेंशन के लिए। दूसरा है कि अगर अंडरलाइंग आपको रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, आपको COPD है, आपको ब्रोंकाइटिस है या फंगल इन्फेक्शन रह चुका है लंग में, डिस्ट्रॉयड लंग है, पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस डिस्ट्रॉयड लंग है, तो इन सब चीज़ों में हम निमोनिया के लिए भी वैक्सीन एडवाइस करते हैं। तो वो एक वैक्सीन हम लोग देते हैं, उसके 2 महीने के बाद दूसरी वैक्सीन देते हैं और फिर एवरी 5 ईयर्स बूस्टर डोज देते हैं। मेनली हम लोग मोर देन 60 ईयर्स पे देते हैं, बट जैसे मैंने हाई रिस्क ग्रुप जो डिस्कस किया अभी बताया, उस ग्रुप में भी हम लोग वैक्सीन देते हैं। तो ये तो एक प्रिवेंशन की बात रही। दूसरा, अगर आपको
आप प्रेग्नेंट हैं और कैंसर है आपको, तो उसके लिए भी आपको प्रिकॉशन रखने हैं। और तो ये सारी चीज़ों को इस मौसम में समझना है और उस तरह से हमने हैंडल करा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े लखनऊ से, नरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सवाल पूछिए अपना। नरेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। नरेंद्र जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए आप फिर से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सवाल अपने पूछ सकते हैं। डॉक्टर नीरज, आप जैसे कि हम लगातार डिस्कशन ये भी कर रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और लोगों को इससे बचना चाहिए। आप कितने भी मंचों से कितनी भी बार ये बात दोहरा दें, लेकिन सभी जानते हैं कि कितने लोग केमिस्ट से जाके मेडिसिन ले लेते हैं। और आधी से ज़्यादा दुनिया, अगर हमें कोविड का भी जिक्र करें तो मुझे लगता है शायद ज़बानी सबको मेडिसिन के नाम भी याद होंगे। तो 3-4 मेडिसिन हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करा था, शायद हमें प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं थी। तो इसे लेकर किस तरह से आप लोगों को अवेयर करेंगे? इसमें सबसे बढ़िया तो ये अवेयरनेस की बात ये है कि सबसे, अगर ये एक ट्रेंड चल चुका है कि हम ये अगर बुखार हो गया तो मुझे ये टैबलेट खानी है, जाहिर सी बात है आप भी बोल रहे हैं और सारी पब्लिक भी यही करती है, सभी को पता है। तो लेट देम एजुकेट। बेटर ये है कि उनको एजुकेट किया जाए कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हॉस्पिटलाइज कब करना है, होना है आपको, और अब डिसीज़ का डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे। जब हमने बताया कि वायरल है तो कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि वायरल के बताया कि 3 से 4 दिन का जो टाइम पीरियड है और उसमें ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। मान लिया सपोज दैट डेंगू हो गया, डेंगू भी सारे हेमोरेजिक नहीं होते, उसमें एक जो उसका वेरिएंट है वो हेमोरेजिक है। अभी किसी का आपने देखा कि मान लिया प्लेटलेट 50,000 या 1 लाख ही है और बॉडी पे कहीं पे बहुत ज़्यादा चकत्ते आ रहे हैं, गम से ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, तो वो हॉस्पिटलाइज हो सकता है या डॉक्टर के क्रिटिकल, मतलब उसको केयर की ज़रूरत है। लेकिन अगर हो सकता है प्लेटलेट किसी की 50,000 भी है और उसके बावजूद भी उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, बीपी सही है, बीपी जैसे कम रहता, मेंटेन रहता है, हर चीज़ें सही रह रही हैं, बॉडी के वाइटल्स सही हैं। अब उसको बीपी पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए कि हार्ट रेट देख सकता है कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, ये अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तब तो वो वेट कर सकता है। अगर आपको सेल्फ मेडिकेशन करना है तो सबसे पहले आपको एजुकेट भी होना है। सीधा कंसेप्ट है। आप अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर से बात करें, वो चीज़ें समझा सकते हैं कि आप कि ये चीज़ें हैं तो ऐसे, मतलब इसको ट्रीटमेंट के लिए प्लान करें और इसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना है। ऐसे वायरल फीवर सिंपल, अक्सर किसी को गले में खराश हो गई है। मुझे लगता है कि इस बात से ज़्यादा लोगों को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अगर हमने कोई मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन में खा भी ली, अपने अपना इलाज खुद कर भी लिया है, हमें अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है उसकी बहुत सारे नुकसान आपके शरीर को हो रहे हों। जी, उसमें हाँ ये है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे सपोज दैट बीच में अभी क्या है ना कि मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगी, कॉलर जुड़े रामजीत हमारे साथ गुजरात से। सवाल पूछिए सर अपना। हेलो जी सवाल पूछिए अपना। मैडम, मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहता हूँ। हेलो जी सवाल पूछिए सर, मैं सुन रही हूँ आपको। कि मेरा लड़के को अभी पिछले शनिवार को डेंगू हुआ था, शुक्रवार को रिपोर्टिंग कराया था, तो वो डेंगू हुआ था, तो उसका वो सब चेकअप मैंने एडमिट किया था हॉस्पिटल में। तो प्लेट काउंट भी अभी 2,30,000 करीब हो गया है। कोई एकदम नॉर्मल है, चलना फिरना खाना पीना सब कंप्लीट है। मगर उसको क्या है कि 10 घंटे 11 घंटे पे एक बार थोड़ा हल्का सा ताव आ जा रहा है, बुखार आ जाता है। ओके। तो वो भी वो डॉक्टर ने, मैंने कल मेरे को डिस्चार्ज किए थे उन्होंने, तो बोले दवा दिए 5 दिन का, तो बोले कि मंडे को आप दिखा देना। फिर जैसे आपका नंबर ये फॉल्स हो रहा था तो मैं सोचा कि एक बार आप थोड़ा बात कर लेते हैं। डॉक्टर अमृत, देखिए, अगर बुखार लो ग्रेड है तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, कभी कभार एक्सर्शन की वजह से भी हो जाता है। डेंगू इटसेल्फ एक बहुत स्ट्रेसफुल इलनेस हो जाती है। पूरे प्लेटलेट और वो सब नॉर्मल होने के बाद हफ्ते 10 दिन तक भी वीकनेस रहती है, तो कभी कभार लो ग्रेड फीवर उस वजह से भी हो सकता है। रिकवरी टाइम में ये ध्यान रखा जाए कि न्यूट्रिशन ठीक से लें, पानी अच्छे से पीना है, ये है। अगर बुखार बहुत तेज़ होने लग रहा है या बुखार के साथ कोई और सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, जैसे खांसी हो रही हो या पेट दर्द या हेडेक, कुछ भी और सिम्टम डेवलप हो रहा हो, तो फिर उसको इसके साथ एसोसिएट करके ये देखा जाएगा कि कोई और कॉज तो नहीं फीवर का। उसके लिए यस, एक बार फॉलोअप करना तो ज़रूरी है अपने फिजिशियन के साथ। अच्छा, इसमें ज़रा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा।
एक्चुअली क्या, जैसे डेंगू फीवर हो तो जो मैंने पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं और डिस्कस किए हैं, होता क्या जब भी कोई फीवर आता है तो सबसे एक होता है एपेटाइट, उसका भूख कम हो जाता है। अगर जब भी आप इस पीरियड आप ट्रीटमेंट करते हैं कभी भी, तो उसका जैसे एपेटाइट बढ़ता है, अगर उसकी भूख उसको अच्छी लग रही है और खाने के लिए वो मांग रहा है, तो वरी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसको भूख एपेटाइट अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है, इसका मतलब आपको केयर करने की ज़रूरत है और डॉक्टर से डिस्कस करना है अगर कोई दिक्कत लगती है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े, नरेंद्र लखनऊ से। स्वागत है आपका नरेंद्र जी, सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो सर, नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार, ले लिया आपका सवाल, पूछिए। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह। मेरा मैडम का जो है कमर से नीचे को एक तरफ पैर के है ना, पैर तक उसमें दर्द होता है। जैसे बैठ गई तो दर्द होता है, और जैसे लेट गई तो ज्यादा देर लेटे रहो उसमें भी दर्द होता है जी। इसका क्या उपाय है, क्या उपचार है? जी, वैसे तो मुझे नहीं लगता है आज के शो से कनेक्टेड, लेकिन फिर भी अगर आप बता पाएं। जी, एक्चुअली ना अगर बैठ के और लेट करके भी दर्द आ रहा है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि उसमें अगर कमर से नीचे की तरफ एक पैर में दर्द जा रहा है और अभी कुछ दिनों से ही है या पहले से है? ये हो गया 1-2 साल हो गए। 1-2 साल हो गए। तो जनरली क्या होता है, ये स्पाइन की एक जो होती है वर्टिब्री, उसको कंप्रेशन वजह से नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हो रहा है। ये फीवर के सिम्टम्स नहीं होते हैं जनरली, ऐसा बैकएक होना और कमर की तरफ जो, हाँ सर बुखार नहीं हो तो कंफर्म हो, तो मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन बुखार नहीं, ये दर्द है, मतलब ये ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपसे दिखाते हैं तो वो गोली दे के दर्द की दवा देते हैं, डॉक्टर को दिखाया तो वो गोली की दवाई दे देते हैं खाली दर्द की। नहीं, दर्द की दवा खाने से ज़्यादा लंबे समय तक नुकसान हो सकता है। इसमें आप सबसे पहले ये देखें कि कोई कमर में कोई दिक्कत तो नहीं है, डॉक्टर को एक बार दिखा लें, जिससे कि मोस्ट प्रॉब्ली सियाटिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं हम लोग, जिस तरह का आप दर्द बता रहे हैं, और इसको आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ये स्पाइन और एक्सरसाइज के द्वारा ठीक हो सकती है। इसमें हाँ, किसी आप नियरेस्ट जो डॉक्टर आपके हों उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर संजीव शो के अंतिम पड़ाव पर हैं, और अगर मैं चाहूँ आप दर्शकों को हमारे अवेयरनेस से जुड़ी कुछ बातें बताएं, वायरल फीवर से जुड़ी हुई, जो कि जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से प्रिकॉशंस पहले से लिए जा सकते हैं कि तमाम दिक्कतों से बचा जा सके। जी, मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो कॉमन है इस सीजन में। पहले तो अगर आपको कोई भी फीवर होता है तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और डॉक्टर से मिलने के बाद, सलाह लेने के बाद ट्रीटमेंट शुरू करें। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर आपको मोर देन 60 ईयर्स है या कोमॉर्बिड स्टेज है जो आपको मैंने डिस्कस किया, अगर उस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप वैक्सीन लें, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, एनुअल वैक्सीन लें, निमोनिया वैक्सीन है, उसके लिए लें। और साथ में खाने पीने का ख्याल रखें, क्योंकि आजकल मौसम ख़राब है, बारिश होने के कारण पानी जो होता है वो साफ़ नहीं होता है, तो कुछ लोग पानी पी लेते हैं जिसके कारण पेट में इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें या मास्क पहन कर रखें, और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाएं, और खाने पीने का ख्याल रखें, विटामिन लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें और सीजनल फ्रूट्स लें। जी, साथ में ध्यान रखें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट। जी, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, अशोक हैं गुड़गांव से। अशोक जी स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी मैडम, ऐसा है कि मेरे 10-12 दिन हो गए, मेरे नहीं जा रही और बड़ी मोटी मोटी बलगम आती है जी। वैसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कुछ नहीं है, स्टीम भी लेता हूँ, गरारे भी करता हूँ, फीवर कुछ नहीं है मुझे। जी डॉक्टर अनुराग, जो आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इसके लिए आप सबसे पहले तो अपना कफ का कल्चर करा लें और कफ टेस्ट भी करा लें। उसके साथ साथ जो है आपको एंटीबायोटिक की गोली भी लेनी पड़ेगी, उसके लिए अपने फिजिशियन से मिलें। गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है टेली मेडिसिन की, तो आप गूगल करके टेली मेडिसिन के नंबर भी ले सकते हैं, जिससे कि वो आपका पूरा
अब आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल भी आपको बुला सकते हैं और पूरा इलाज उससे टेलीमेडिसिन के द्वारा किया जा सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अमृत, में चलते चलते ये भी जानना चाहूँगी, कई दफ़ा कुछ केसेस में डॉक्टर्स को, मतलब माफ़ कीजिएगा, मरीजों को जो है ड्राई कफ होता है और किसी किसी को ड्राई कफ नहीं होता है, बल्कि दूसरे तरह का कफ होता है। सो इसमें से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सा है और ज़्यादा कॉमन कौन सा है? नहीं, बोथ कैन बी प्रॉब्लमेटिक, दोनों में दिक्कत हो सकती है। कफ जो है, ड्राई कफ जो ऊपर का सोट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें भी हो सकता है, लेकिन बलगम भी आ सकता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर ब्रोंकाइटिस है तो उसमें बलगम ज़्यादा नहीं आएगा, उसमें सूखी खांसी होगी लेकिन साथ में सांस की दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। और अगर निमोनिया होगा तो उसमें बलगम ज़्यादा आएगा। तो सिर्फ सूखी खांसी और ड्राई कफ के बेसिस पे ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि कौन सा ज़्यादा खराब है। मेनली कफ कितना वायरुलेंट है, ब्रेथलेसनेस है कि नहीं, सांस में सैचुरेशन कितना रह रहा है, फीवर हाई ग्रेड है कि नहीं, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर नीरज, जो जिस तरह से खांसी भी इतनी कॉमन हो गई है और इतने बाजार में इतने सिरप्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी अगर हम खांसी का इलाज करना चाहें घर पे और बेसिक चीज़ों से, सो व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, खांसी का अगर घर पे इलाज करना है तो एक तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि जो अदरक होती है ना, अदरक को पीस करके और उसके 2 गुना शहद मिला लें, उसको चाटना है। तो उससे एक तो खांसी, मतलब जो घर की अगर पूछ रहे हैं तो घर में अवेलेबल एक सबसे सिंपल सबको मिल जाती है। दूसरा क्या है कि घर पे तुलसी होती है, दालचीनी है, काली मिर्च है, इसको काढ़ा बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल सकते हैं और गुड़ मिला के उसको अगर सुबह शाम चाय की तरह पिएंगे तो भी आपका एक कफ सिरप की तरह काम करता है। इनमें भी सब एंटीवायरल जो कंटेंट हैं, इनके प्रॉपर्टी होती है, तो जो सीधा उस पर इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर लगातार खांसी आ रही है तो ये कर सकते हैं, इसमें बहुत इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा यही क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर कोई जो सिरप के ज़रिए अपनी खांसी को ठीक करना चाहे तो क्या इसमें हम सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं कि जो बाज़ार में सिरप्स अवेलेबल है उनमें से कोई चूज़ कर लें और ले लें, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो किस आधार पे उनका चुनाव करना चाहिए? अच्छा, उसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो मार्केट से अगर किसी को लेना है तो उसमें जैसे मुलेठी हो गई है, मुलेठी कंटेंट ज़्यादा होता है। अभी क्या है कि डायरेक्टली जैसे कि बहुत सारे होते हैं, मतलब एलोपैथिक में आता है जैसे कि कोई कोडीन कंटेंट है, तो ऐसे मेडिकेशन पे डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए। अगर सिंपल में लेना है तो कोई भी जो कफ सिरप्स अवेलेबल हैं जिसमें आयुर्वेदिक कंटेंट्स हैं, सिंपल हर्बल होती हैं, तो उसमें ये वासा हो गया, एक प्लांट आता है, वासा है, इफेक्टिवली रहता है, तुलसी है और गुड़ची है, इस तरह के जो कंटेंट रहते हैं, मधुएष्टि है, मुलेठी जो बताया, ये कंटेंट अगर उसमें है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जी डॉक्टर संजीव, जो विमेन प्रेग्नेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स नहीं ले पाती हैं, उनका इलाज आप किस तरह से करते हैं अगर कोई वायरल फीवर है तो? हाँ, देखिए, जो प्रेग्नेंट फीमेल हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो इनको हमें इमीडिएट अटेंशन देना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम होती है तो प्रेग्नेंट फीमेल को अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और देखना पड़ेगा कि अगर उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, काफ़ी हाई ग्रेड फीवर है और साथ में कफ भी हो रहा है, तो हम उनको क्रॉस ऑफ करके रूल आउट करते हैं कि इन्फ्लुएंजा या कोविड तो नहीं है, या और वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। And depending on the symptoms and the investigation, we have to treat. जी। और we have to be careful, क्योंकि कई दवाएं ऐसी हैं जो आपके होने वाले बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं। टेरिटोजेनिक कहते हैं इनको हम, इन दवाओं को, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। इन मरीजों को हमें इमीडिएट हम सलाह देते हैं कि उनको अपने डॉक्टर से, या तो जो भी उनके एंटीनेटल केयर के डॉक्टर हैं, जो उनकी गायनी के डॉक्टर हैं, उनके पास जाना चाहिए, या इमीडिएटली उनके घर के पास जो भी डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेने के बाद दवाएं लें। जी, लेकिन फौरी तौर पर अगर उन्हें राहत की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें बुखार है और बुखार अगर 100 से ऊपर है, सो क्या वो पैरासीटामोल या डोलो ये ले सकते हैं? अगर उनका बुखार ज़्यादा है और घर में ही हैं वो, तो पहले तो वो अपने को हाइड्रेट अच्छे से करें, वो पानी पिए, ठीक है? तो पानी भी ले सकते हैं, छाछ बना के पी सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं और जूस ले सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि
हम कपड़े से स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, टैप वाटर से स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत होती है इससे इनको फायदा नहीं हो सकता है तो पैरासिटामोल ले सकते हैं, उससे कोई ऐसा नुकसान नहीं है। 500 मिलीग्राम अगर एडल्ट पेशेंट है तो वो पैरासिटामोल ले सकता है। फिर अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। ये मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा, जितने भी प्रेग्नेंट पेशेंट हैं उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद सलाह दें। जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को कीमती राय अपनी देने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज हमने शो में जानी वो ये कि सेल्फ मेडिकेशन से जितना हो सके बचें, खुद को हाइड्रेट रखें और जब दवाओं की ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपकी सेहत के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है, किस तरह से आपका इलाज होना चाहिए। बहरहाल आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।